बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल के हवाले से, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड्स। इसके अंदर हम बेसिकली दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कस करेंगे, डीएनए एंड आरएनए। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये एक तरह के पॉलीमर्स हैं, और चूँकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं इसलिए इनको बायोपॉलीमर्स का नाम दिया जाता है। सो आप इनको लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में ले आएँ या बायोपॉलीमर्स कह लें, दोनों तरह से ये बात दुरुस्त है। और लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए आपको पता है कि डीएनए आरएनए जो है वो ज़रूरी है, उसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो दीज आर एसेंशियल फॉर ऑल नोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। रीज़न क्या है उसकी? क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी सेल की है वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर लाई करती है। तो न्यूक्लिक एसिड को अगर आप साइड पे कर दें तो सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और ना ही वो फर्दर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। अल्टीमेटली चूँकि ऑर्गेनिज्म सेल के ऊपर बेस करता है तो जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट न्यूक्लिक एसिड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको दो कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक हम डीएनए जो कि स्टैंड करता है फॉर डीएक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आरएनए जो कि स्टैंड करता है फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इन दोनों को हम सेपरेटली इनका स्ट्रक्चर और इनके जो थोड़े बहुत फीचर है वो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो कंपोजिशंस देख लेते हैं। नॉर्मली क्योंकि जब भी हम पॉलीमर का जिक्र करते हैं तो पॉलीमर का मतलब कोई ना कोई एक ऐसा रिपीटिंग यूनिट उसके अंदर होना चाहिए जिसको नॉर्मली हम मोनोमर कहते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो मोनोमर है उसको हम न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली तीन चीज़ों के ऊपर फर्दर कंसिस्ट हो रहा होता है। एक उसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस होती है, दूसरा पेंटोज शुगर है, और थर्डली उसके अंदर फास्फेट ग्रुप है। तो ये जो तीन समझ लें जो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये मिल के एक समझ लें मोनोमर बनाते हैं, और जो कि फर्दर रिपीट करता जाता है, और उसके नतीजे के तौर पे आपके पास डीएनए या आरएनए जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। सो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली एक मोनोमर के तौर पे एक्ट करता है इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज बायोपॉलीमर दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। अब अगर हम उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली ये मोनोमर का जिक्र करें तो इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम तीन चीज़ें बताई। एक नाइट्रोजनियस बेस है, पेंटोज शुगर है, और फास्फेट ग्रुप है। अगर आप थोड़ी देर के लिए जो फास्फेट ग्रुप है उसको निकाल दें तो नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटोज शुगर है, इन दोनों को आपस में अगर कनेक्ट करें तो इन दोनों को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोसाइड का नाम देते हैं। इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीनों ही चीज़ें होंगी, यानी कि नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। लेकिन अगर आप न्यूक्लियोटाइड में से फास्फेट ग्रुप को थोड़ी देर के लिए माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग दो बिल्डिंग यूनिट्स हैं पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस, वो आपस में कनेक्ट होके जो ब्लॉक बनाएंगी उसको हम न्यूक्लियोसाइड का नाम देंगे। सो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ के दरमियान डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो हम इन तीनों जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो कि मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं उनको सेपरेटली देख लेते हैं। सबसे पहले उनके अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस को फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिंग टाइप जो कि उनके अंदर मौजूद है। अगर उनके अंदर प्यूरीन रिंग मौजूद है तो उनको प्यूरीन्स नाइट्रोजीनियस बेस का नाम दिया जाता है, और अगर उनके अंदर पिरिमिडीन रिंग मौजूद है तो उनको पिरिमिडीन नाइट्रोजीनियस बेस का नाम दिया जाता है। डीएनए के केस के अंदर दो तरह की प्यूरिन्स होती हैं और दो तरह की पिरिमिडीन्स होती हैं। प्यूरिन्स एक एडेनिन है, ये उसका स्ट्रक्चर है, और दूसरी गुआनिन है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अगर आप दोनों के अंदर देखें तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे माइनो ग्रुप जो है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है और वो इस पोजीशन पे चला गया है, और ये जो कार्बन है ये कीटोनिक कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह आप एक दूसरे के साथ रिलेट करके इन स्ट्रक्चर्स का आपको पता होना ज़रूरी है।
सिमिलरली प्रीमिडीन्स के अंदर भी दो तरह की बेसिस हैं, एक साइटोसिन है जिसको हम सी के साथ एब्रीविएट करते हैं और दूसरी थायमीन है। अब साइटोसिन और थायमीन के दरमियान भी इसी तरह का डिफरेंस है कि यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है वो कीटो ग्रुप के अंदर रिप्लेस हो चुका है और उसके जो साथ वाली कार्बन है उसके अंदर मिथाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन है। जब हम आरएनए का जिक्र करते हैं तो यूरासेल जो है वो बेसिकली जो प्रीमिडीन बेस है उसके तौर पे एक्ट करती है आरएनए के अंदर। सो यूरासेल जो है आरएनए के अंदर जो थायमीन है उसको रिप्लेस कर देती है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप आरएनए में बेसिस जो प्रीमिडीन्स दो बेसिस जो मौजूद होंगी वो साइटोसिन और यूरासेल होगी, जबकि डीएनए के अंदर जो दो प्रीमिडीन्स बेसिस होंगी वो साइटोसिन और थायमीन होंगी। यूरासेल रिप्लेसेस थायमीन in an RNA nucleoside or nucleotide. Some nucleosides obtained from specialized form of RNA may also contain other but similar purine and pyrimidine bases. So थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ सकता है, लेकिन वो चूँकि स्पेसिफिकली होता है इसलिए हम उसका जिक्र नहीं करते। तो जनरली ये बेसिकली ये चार बेसिस का ही खेल है। अब शुगर्स का जिक्र कर लेते हैं। दो तरह की शुगर्स पाई जाती हैं जिनकी बेस पे डीएनए और आरएनए का नाम बेस करता है। जिस तरह डीएनए के लिए हम डीऑक्सीराइबोज का नाम देते हैं और आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं, तो इसी तरह जो शुगर्स हैं वो भी दो तरह की होती हैं, एक डीऑक्सीराइबोज होती है और दूसरी राइबोज होती है। अब दोनों के दरमियान अगर आप स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो डीऑक्सीराइबोज है उसके अंदर जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, जबकि राइबोज जो शुगर है उसके अंदर जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। बस यही डिफरेंस है जो आरएनए और डीएनए के अंदर शुगर के हवाले से जो डिफरेंस हम काउंट करते हैं। जो तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी न्यूक्लियोटाइड का वो है फास्फेट ग्रुप। जो फास्फेट ग्रुप है ये बेसिकली अटैचमेंट के लिंक के तौर पे एक्ट करता है, जो कि थ्रू हाइड्रोक्सल ये आपकी जो शुगर्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करता है और बैकबोन बनाता है आपके डीएनए या आरएनए की। सो द फास्फेट ग्रुप अटैच टू हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ C5 of one sugar and hydroxyl group of C3 of the other sugar of the next nucleotide. सो नतीजे के तौर पे आपके पास जो लिंकेज इस्टेब्लिश होती है उसको हम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। सो अब पोली न्यूक्लियोटाइड में हैव थाउजेंड्स ऑफ सच फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो जब हम डीएनए या आरएनए की बात करते हैं तो उसके अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं थ्रू फास्फेट ग्रुप, और जो लिंकेज होती है उसको हम 5' 3' 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। 5' या 3' इसलिए कहा गया है कि शुगर की जो पोजीशन कार्बन की हैं वो बेसिकली हम प्राइम के साथ नंबरिंग करते हैं, क्योंकि जो सिंपल नंबरिंग है वो हमने नाइट्रोजनियस बेस को दे दी होती है। सो जिस तरह प्रोटीन्स के केस में अमाइनो एसिड थ्रू पेप्टाइड लिंकेज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और लंबी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, तो इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स के केस में फास्फोडाइएस्टर लिंकेज है जिसको हम 5' 3' 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। ये लिंकेज बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड है उनको आपस में कनेक्ट करती है, जिसके नतीजे के तौर पे जो डीएनए या आरएनए वो कंपोज होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूक्लियोसाइड कॉन्स्टिट्यूट करता है बाय यूजिंग अ बेस एंड अ शुगर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है पॉइंट ऑफ लिंकेज यूरिन का, उसका नाइट्रोजन अटैच होता है विद फर्स्ट कार्बन ऑफ योर शुगर। अब चूंकि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द शुगर है वो सेकंड जो पोजीशन है अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ना होना है। डीएनए के केस में यहाँ पे चूँकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, इस वजह से इसको हम 2' डीऑक्सी का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली 2' डीऑक्सी एडिनोसिन है, ये 2' डीऑक्सी गुआनोसिन है, ये 2' डीऑक्सी साइटिडीन है और ये 2' डीऑक्सी थाइमिडीन है। जबकि जब हम आरएनए में देखते हैं तो लिंकेज तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है,
लेकिन यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोक्सल ग्रुप आने की वजह से हमें यहाँ पे 2' डीऑक्सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्ट्रेट वे एडिनिन जो शुगर के साथ कनेक्ट होगी तो उसको हम एडिनोसिन कहेंगे, गुआनिन जो शुगर के साथ कनेक्टेड होगी उसे ग्वाइनोसिन कहेंगे। इसी तरह साइटोसिन जो है वो साइटिडीन। अब चूँकि आरएनए के केस में थाइमीन नहीं होती, उसकी बजाय यूरासेल होता है, तो इसको हम यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड का नाम देते हैं। तो ये जो 4 न्यूक्लियोसाइड है वो एग्जिस्ट करते हैं आरएनए के अंदर, और जो प्रीवियस मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो जो न्यूक्लियोसाइड हैं वो डीएनए के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब हम न्यूक्लियोटाइड की जिक्र करते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फेट ग्रुप आ जाएगा। अब फास्फेट ग्रुप के लिए जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो हम ऑलरेडी जिक्र कर रहे हैं कि 3 पोजीशन है और 5 पोजीशन है। 5 पोजीशन पे जो फास्फेट ग्रुप है वो अटैच होगा, और 3 पोजीशन पे जो फास्फेट ग्रुप है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का इस हाइड्रोक्सल के साथ अटैच होगा। ये आगे जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे ना उसके अंदर फर्दर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये आपके पास बेस है, बेस कोई भी हो सकती है आपके पास, लेकिन जनरली जो फास्फेट है उसकी लिंकेज आप देख लें कि ये जो आपका 5वीं पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो बेसिकली इस फास्फेट के साथ समझिए लिंक्ड है, और ये एस्टर बॉन्ड बन गया है जिसको हम फास्फेट या फास्फोरस बेस एस्टर का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली आपके न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है जो कि मोनोमर के तौर पे एक्ट करता है इन बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए। डीएनए और आरएनए में आपको जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो एक तो बेस का है और दूसरा यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप का होना या ना होना है। डीएनए के केस में यहाँ पे 2 प्राइम पे हाइड्रोक्सल मौजूद नहीं होगा, जबकि आरएनए के केस में यहाँ पे मौजूद होगा। सो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर इट इज़ प्रपोज्ड बाय क्रिक एंड वाटसन। डीएनए, ये बात जहन में रहे कि डीएनए को हम पॉलीमर का जिक्र कर रहे हैं कि ये समझ लें कि बायोपॉलीमर है, या समझ लें कि वेरी ह्यूज मॉलिक्यूल ऑफ बायोमॉलिक्यूल। सो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁹ तक जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ह्यूज मॉलिक्यूल है। सो डिफरेंट डीएनए जो है उनके अंदर जो बेस है उनका सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट होता है, जिसको हम डिफरेंट ऑर्डर भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे हमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये पिक्चर के अंदर शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे कि हम पहले जिक्र कर रहे हैं, आपका ये अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये आपकी बेस है एडिनिन। ये आपके पास शुगर आ गई जो डीऑक्सी शुगर है इन केस ऑफ डीएनए, और 5th पोजीशन पे आपका फास्फेट ग्रुप होगा, और जो 3rd पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सल है वो दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी 5th पोजीशन के ऊपर जो फास्फेट ग्रुप है उसके साथ अटैच होगा। यानी कि ये 3 पोजीशन बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो 3 पोजीशन अगले जो 5th पोजीशन का दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप है उसके साथ लिंक होगी। इसी तरह इसकी 3 पोजीशन अगले जो 5th पोजीशन के ऊपर फास्फेट ग्रुप है उसके साथ, तो इसको हम 3' 5' फास्फोडाइएस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह ये काम रिपीट होता जाएगा। शुगर चूँकि डीएनए के अंदर एक ही रहनी है, लेकिन क्या चीज़ चेंज होती रहनी है, बेस चेंज होती रहनी है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली आपके पास शुगर और बेस है। शुगर चूँकि 5 मेंबर्ड है, इसको पेंटोज का नाम देते हैं। तो पेंटोज बेस है और थ्रू फास्फेट वो आपस में रिपीट करती है। पेंटोज बेस फिर फास्फेट आ जाता है, फिर पेंटोज बेस फिर फास्फेट आ जाता है, पेंटोज बेस फिर फास्फेट आ जाता है। इस केस के अंदर आपके देखें कि डीऑक्सी एडिनोसिन है, फिर थाइमिडीन है, फिर इसी तरह ये ग्वानिन बेस है, फिर साइटोसिन बेस है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब ये बेसिस जो रिपीट होती हैं इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस या आर्डर होता है जो कि हर डीएनए के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के अंदर ये जो ऑर्डर है वो क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो चलें इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता हूँ। अ सेगमेंट ऑफ 1 डीएनए चेन शोइंग हाउ फास्फेट एस्टर ग्रुप लिंक विद 3' and 5' hydroxyl group of deoxyribose unit. RNA has similar structure with 2 exceptions. A hydroxyl group replaces a hydrogen atom at the 2' position. अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हैं जो कि शो नहीं किए गए। डेफिनेटली स्ट्रक्चर के अंदर हम हाइड्रोजन नहीं शो किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक हाइड्रोक्सल ग्रुप आएगा तो वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बेसिकली क्या हो जाएगी, रिप्लेस
विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप आरएनए के केस में, और जो आपकी थाइमीन बेस है वो बेसिकली रिप्लेस हो जाएगी यूरासिल के साथ, तो आरएनए का स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली 3 लोगों की कंट्रीब्यूशन है। इट इज़ प्रपोज बाय क्रिक, वाटसन एंड विल्कन्स इन 1953, और इस स्ट्रक्चर के प्रपोज करने की बुनियाद पर 1962 के अंदर उनको नोबेल प्राइज़ जो है वो अवार्ड किया गया था इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। So the secondary structure of DNA is especially important because it enable us to understand 2 things. First one is how genetic information is preserved, and second is how it can be passed on during the process of cell division. क्योंकि जो replication होती है वो आपका secondary structure उसके अंदर involve होता है। So यहाँ पे DNA का जो secondary structure है वो शो किया गया है। पहले इस देख लें, नाइट्रोजनियस बेसिस को लेबल किया गया है। एडेनिन को रेड, थाइमिन को ऑरेंज है, गुआनिन को ब्लू है, और साइटोसिन को ग्रीन है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो एडेनिन और थाइमिन ये हैं जो हैं उनके एंड्स ऐसे हैं कि ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल सकती हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन इनके एज इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि ये आपस में फिट हो सकती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि थाइमिन को साइटोसिन के साथ जोड़ दें या एडेनिन को गुआनिन के साथ जोड़ दें। तो और ऐसा ही होता है कि एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ कनेक्ट होती है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ कनेक्ट होती है। ये अगर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने जिक्र किया था कि फास्फेट जो है वो इन 2 न्यूक्लियोटाइड को बेसिकली लिंक कर रहा है। एक आपके पास गुआनिन बेस है और दूसरी आपके पास थाइमिन बेस है, और ये आपके पास पेंटोज शुगर है जो कि डीऑक्सी पेंटोज है, और वो दोनों शुगर आपस में किसके साथ मिली हुई हैं, प्रोफास्फेट। तो ये जो शुगर फास्फेट है ये बेसिकली बैकबोन बना रही है। ये जो रिबन आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली शुगर फास्फेट का जो है वो बैकबोन है, इसको लेबल किया गया। यहाँ पे आप देख लें, शुगर फास्फेट बैकबोन जो बनाती है वो बेसिकली आपकी शुगर और फास्फेट आपस में मिलकर बनाती हैं, और बेसिस आपस में पेयर करती हैं, जो कि इन दोनों जो रिबन्स हैं या दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं या डबल हीलिक्स हैं, इनको आपस में क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। तो थाइमिन बेस जो है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है विद द अमाइन ग्रुप ऑफ एडेनिन, और इसी तरह थाइमिन का जो NH है ये हाइड्रोजन लिंक होता है विद अदर नाइट्रोजन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपस में लिंक करके इन दोनों को आपस में बांध के रखते हैं। इसी तरह गुआनिन के केस में जो गुआनिन बेस है उसका ऑक्सीजन भी और ये दोनों अमाइनो ग्रुप ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विद अदर साइटोसिन। तो वो इस ओरिएंटेशन के अंदर होते हैं कि ये आसानी से गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, और थाइमिन जो है वो एडेनिन के साथ जो बॉन्ड हो सके। सो जो 2 चेन्स हैं वो बेसिकली आपस में इकट्ठी इसी वजह से खड़ी होती हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चीज़ आप लोगों ने एफएससी के अंदर भी स्टडी की होगी जब आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ी होगी या एप्लीकेशन पढ़ी होगी, और वहाँ पे आपने डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस की होगी। सो 2 चेन्स आर हेल्ड इन पोजीशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच अकर बिटवीन स्पेसिफिक बेसिस ओनली। अब स्पेसिफिक बेसिस का मतलब क्या है कि एक प्यूरीन बेस जो है वो दूसरी प्रीमिडीन के साथ लिंक होती है। गुआनिन लिंक्ड विद साइटोसिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एडेनिन विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। Thus the base sequence in one chain must have a specific and complementary sequence in other chain. इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का नाम करते हैं, और इसी वजह से जो डीएनए हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एक हीलिक्स जो है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी हीलिक्स चाहिए होती है, और ये जो सीक्वेंस है वो डीएनए टू डीएनए क्या करता है, वेरी करता है। तो ये एक स्ट्रक्चर डीएनए का, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली इनको ये जो स्ट्रक्चर शो किए गए हैं जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की गई है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जो हाइड्रोजन एटम ऑफ 1 मॉलिक्यूल जो कि बॉन्डेड है विद स्मॉल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो इन्वॉल्व होता है इन इंट्रैक्शन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। ये बेसिकली इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ इंट्रैक्शन शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर होने की वजह से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, तो इसको
देने के लिए ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। तो इस तरह थाइमीन और एडेनिन आपस में जुड़ी होती हैं। साइटोसिन के केस में भी यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब आरएनए के केस में जब हम बात करते हैं तो आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि आरएनए के अंदर जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो ये है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अंदर जो डबल हेलिक्स या डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर नहीं मिलता, यानी कि जो 2 चेन आपस में क्वाइल करती हैं उस तरह का काम नहीं होता। इसी तरह शुगर का डिफरेंस है कि यहाँ पे जो शुगर सेकंड कार्बन है का उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि उसके केस में वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। जो थर्ड डिफरेंस है वो बेस का है कि न्यूक्लियोटाइड जो है इन केस ऑफ आरएनए उसके अंदर जो थाइमीन बेस है वो रिप्लेस हो जाती है विद यूरासिल। तो बाकी जो स्ट्रक्चर है लिंकेज अगर आप देखें तो इसके अंदर भी 3,5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज है, उसी के ज़रिए इसकी बैकबोन बनती है, यानी कि फास्फेट और आपके शुगर मिल के इसकी बैकबोन बनाती है और उसके ऊपर बेसिस अटैच होती हैं। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो आपने याद रखते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सारे का सारा वो क्या है, आइडेंटिकल है। सो चूँकि हमारा ये बड़ा इसका स्कोप मिनिमम था, हम इसको फर्दर डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। तो डीएनए और आरएनए या ओवरऑल इनको न्यूक्लिक एसिड्स का नाम देते हैं, उस हवाले से इस टॉपिक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।